नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके सामने खुद का कारोबार शुरू करने के मौके पेश करते हैं। पिछले 10 सालों में भारत में ई कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ा है। इस क्षेत्र ने न सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अलग करने के मौके दिए हैं, बल्कि देश में रोजगार के मौके भी बड़े पैमाने पर बढ़ाए हैं। जहां बिजनेस टू कंज्यूमर क्षेत्र को एड्रेस कर रहे बड़े प्लेयर्स जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील हर रोज बढ़ती सेल से पैसे बटोर रहे हैं, वहीं बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन मार्केट को अब लोग धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करने लगे हैं। इसी मार्केट को टैप करने के लिए इंडिया मार्ट के को फाउंडर ब्रिजेश अग्रवाल ने अगस्त 2014 में लॉन्च की tolexo.com। आजकल ई कॉमर्स का दायरा सिर्फ ट्रैवल, फैशन या किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। सीधे आम ग्राहकों के अलावा ये अब कारोबारियों की ओर भी बढ़ रहा है। और क्यों न हो, भारत में B2B अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। tolexo.com एक ऐसा ही वेंचर है जो इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि एंटरप्राइजेस के लिए सामान खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दे। काफी सारे ऐसे बिजनेसेस से मिलने के बाद में, उनसे समझने के बाद में एक ये तरीका इजाद हुआ कि अब एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं टोलेक्सो जैसा, और उसके ऊपर हमने कहा कि जितने भी इस लोगों को अपना माल बेचना है वो आए, अपने माल की पूरी जो जानकारी है वो हमें दें, प्राइस की जानकारी हमें दें, और बाकी का जितना भी काम है वो सारा का सारा काम हम उनके सर से हटा करके अपना एक सिस्टम बनाते हैं जिससे कि वो काम हम फैसिलिटेट कर दें। जैसे कि पेमेंट लेना है, जैसे कि सामान को शिपिंग करनी है, उसकी डिलीवरी करनी है, ये सारा का सारा हमने सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि बेचने वाले को बिल्कुल भी इन पे ध्यान न देना पड़े और खरीदने वाले को फिर भी सामान समय पर मिल जाए। टोलेक्सो के बिजनेस मॉडल को ब्रिजेश ने छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर बनाया है। कंपनी ग्लोबल बायर्स और सप्लायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। यही वजह है कि अब आइजोल से एक एसएमई आसानी से कानपुर से अपना सामान खरीद सकती है। पिछले 7 महीनों में टोलेक्सो ने लगभग 900 शहरों में अपनी पकड़ बनाई है, जिसमें नासिक, नागपुर, इंदौर, पटना जैसे टियर 2, टियर 3 शहर शामिल है। कंपनी के फाउंडर्स का मानना है कि आगे चलकर दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से भी बिजनेस बढ़ेगा। पिछले 7 महीनों में अगर हम 100% अगर हमने चीजें डिलीवर करी हैं तो उसमें से 70% चीजें हमने टायर 2 और टायर 3 के शहरों और गांवों में डिलीवर करी हैं। हमारा सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो आ रहा है छोटे शहरों से, मिड साइज के शहरों से। पता चला कानपुर से, कोटा से, आइजॉल से, ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं और माल खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक गौर कीजिए, वहां पे इस तरीके के सामानों की अवेलेबिलिटी ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ दिल्ली में तो आपको फिर भी वो दुकानें मिल जाती हैं जाकर के, आपको कानपुर में ये दुकानें ही नहीं मिलती, ये सामान ही नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा जो मार्केट हमारे लिए बनकर के आ रहा है वो आ रहे हैं टायर 2 और टायर 3 शहर। वॉलमार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B का मार्केट तकरीबन $300 बिलियन का है और इसमें ऑनलाइन ऑप्शंस ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। और इस बढ़ते मार्केट का फायदा उठाने के लिए टोलेक्सो अपने पांव पसार रहा है। कंपनी अगले 1 साल तक $1 बिलियन सेल्स का टारगेट कर रही है। इन वेंचर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बनती है जब आप एक किसी साइज या स्केल पे पहुंच जाए। और हमारा फोकस ये नहीं है कि पहले दिन से हम एक बहुत छोटा सा वेंचर बनाएं और उसको प्रॉफिटेबल कर लें। हमारा अपना गोल ये है कि ये जो पूरा मार्केट ही है बिजनेस गुड्स का, अगर आप वॉलमार्ट की रिपोर्ट देखिए तो उन्होंने कहा कि करंटली ये करीब $300 बिलियन का मार्केट है। 2020 तक जाकर के ये $700 बिलियन का मार्केट साइज हो जाएगा। अगर हम उस मार्केट का 1% भी टारगेट कर करके चलते हैं कि हम अगले 2 से 4 सालों के बीच में वहां पहुंच जाएं, तो अपने आप में जिस साइज और जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस तो करंटली हमारा नहीं रहेगा। टोलेक्सो के पास 5 लाख से ज्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट मौजूद है और महज 7 महीनों में ये भारत का सबसे बड़ा B2B मार्केट प्लेयर में से एक बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने के अलावा कुछ ऐसे फोकस एरियाज भी है जहां ब्रिजेश का खास ध्यान है। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम कैसे ये सारा काम कैपिटल एफिशिएंट तरीके से कर पाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरीके से पैसे खर्च करें जिस तरीके से B2C कंपनियां करती हैं।
मुझे लगता है कि हम जिस सेगमेंट में हैं उस सेगमेंट में बिजनेस को ज्यादा कैपिटल एफिशिएंट तरीके से बनाया जा सकता है, तो वो हम कर रहे हैं। बट हमारा पहला 2 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट फोकस रहेगा, हर एक चीज को ठीक करना, कैसे बड़ा कैटलॉग बनाएं, कैसे सप्लाई चेन हम अपनी ठीक करें, कैसे पेमेंट ऑप्शंस हम और बढ़िया बनाएं, कैसे हम इस इकोसिस्टम में बाकी प्लेयर्स को ला करके जोड़ें ताकि वो कंप्लीट सर्विसेज एक बिजनेस को मिल सके। टोलेक्सो का तेजी से बढ़ता क्लाइंट बेस इस बात का सबूत है कि ये मॉडल भारत में क्लिक कर गया है। मयंक गुप्ता की कंपनी गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स टोलेक्सो से सामान खरीदती बेचती है। इस छोटे उद्योगपति का मानना है कि टोलेक्सो जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस से कारोबार आसान हो गया है। इसी साल मैंने 2015 से बिजनेस शुरू किया टोलेक्सो के साथ, और फिलहाल जो एक्सपीरियंस है बहुत बेहतरीन रहा है। जो सामान हमें बाहर से लाना पड़ता था दूर मार्केट से जाके, वो यहीं पे बैठे बैठे मिल जाता है। टोलेक्सो के कारोबार शुरू करने की टाइमिंग एकदम सही रही और साथ ही इंडिया मार्ट्स की फंडिंग कारोबार को जमाने और बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुई। ब्रिजेश टोलेक्सो के जरिए सिर्फ एक डायरेक्टरी नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि छोटे बड़े सभी कारोबारी अपनी सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप का इस्तेमाल करें। जैसे एप्पल का ऐप स्टोर है, तो उन्होंने क्या किया, एक इकोसिस्टम बनाया जिसमें कि अलग अलग लोग आते हैं, अपनी अपनी एप्स बनाते हैं, अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं, और एज अ यूजर जो आईफोन का यूजर है वो उन सब चीजों की सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे टोलेक्सो के ऊपर आगे चल करके, जिसमें कि कल के दिन जो प्लम्बिंग सर्विसेज देने वाले हैं, कल के दिन जो सर्विसिंग जाकर के ऑफिसेज में करने वाले हैं, ये सारे लोग आ सकते हैं, ट्रकिंग वाले हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वो ला करके अपने सिस्टम्स इस इकोसिस्टम में प्लग इन कर सकते हैं ताकि खरीदने और बेचने वालों के पास खूब चॉइसेस अवेलेबल हों कि किससे वो ये काम करा सकते हैं। बट पूरा का पूरा फोकस इस इकोसिस्टम को बनाते समय रहेगा ये कि बिजनेसेस का जितना भी काम है वो सब एक जगह से हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप आगे चलकर टोलेक्सो से सीसीटीवी कैमरा खरीदना चाहे तो साथ में एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत आए तो उसे सॉल्व करने का टर्न अराउंड टाइम भी कम रहेगा। हालांकि इस बिजनेस का एक बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स, क्योंकि B2C कंपनियों की तरह यहाँ छोटे आइटम्स नहीं होते। B2B में इंडस्ट्रियल साइज सामान होता है जो बड़े और भारी होते हैं। जब आप बिजनेसेस के लिए सामान भेज रहे होते हैं तो आपको खूब सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, खूब सारा टैक्सेशन का इशू होता है उसके अंदर में। इन गुड्स का जो वेट होता है वो बहुत भारी होते हैं, इनका जो साइज होता है वो बहुत वॉल्यूमिनस भी होते हैं। तो इन सामानों को कैसे आप एक एफिशिएंट तरीके से बगैर डैमेज किए हुए इन 900 शहरों तक पहुंचा सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें कोई एक या दो सिंगल फैक्टर नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। जैसे कि अब जो बहुत वॉल्यूमिनस सामान है वो आप एयर ट्रांसपोर्ट से नहीं भेज सकते, आपको सरफेस से भेजना है। ब्रिजेश अग्रवाल के अलावा इनफ्रूट के नवनीत राय और जबोंग के हर्ष कुंद्रा कंपनी के को-फाउंडर है, जिन्हें ऑनलाइन रिटेल की समझ और काफी एक्सपीरियंस भी है, और इन तीनों को उम्मीद है कि ये अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे। ईशा शर्मा, दिल्ली। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक और एंटरप्रेन्योर से जो अपने स्टार्टअप ऑफी नीड्स के जरिए B2B ऑफिस सप्लाईज का बड़ा नाम बन चुका है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। किसी भी बिजनेस को शुरू करना जितना चैलेंजिंग है उससे कई गुना ज्यादा चैलेंजिंग है बिजनेस को सस्टेन करना और जरूरत के मुताबिक डाइवर्सिफाई करना। बंगलुरु के श्रीकांत आचार्य और उनकी टीम ने वक्त की नजाकत समझते हुए सही समय पर अपने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के कारोबार में लाया एक बड़ा ट्विस्ट, और आज इनका वेंचर ऑफी नीड्स बन गया है B2B ऑफिस सप्लाईज का बड़ा नाम। कैसे दिया श्रीकांत ने बिजनेस को नया मोड़, आइए देखते हैं। आजकल कंप्यूटर पर हर काम होने के बावजूद आज भी ऑफिसेज में स्टेशनरी का इस्तेमाल काफी ज्यादा है और कंपनियां इसमें बार बार खर्च करती हैं। ऐसे में आम वेंडर से क्वालिटी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करना, वेंडर्स का अनप्रोफेशनल बर्ताव,
महंगे कोटेशन के चक्कर में पड़ना एक और आफत है। इसी दिक्कत को देख बैंगलोर के श्रीकांत आचार्य ने टेक्नोलॉजी की मदद से ऑफिस की सारी जरूरी स्टेशनरी, कॉर्पोरेट गिफ्ट, हाउस कीपिंग मटीरियल्स, IT कंज्यूमेबल्स का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, ऑफी नीड्स। We were quite not able to understand why we were not able to scale the business when we were in the corporate gifting side of things. We tried a lot of things. हमने e-commerce try किया, लेकिन none of the customers wanted to buy gifts in the e-commerce, and typically customers think of gifting in the very last minute. So हमको वहाँ से business scale करना बहुत मुश्किल हो रहा था, and while the initial जब हमारे customers ने पूछा कि can you supply stationery, हमने सोचा कि stationery is relatively narrow margin business. ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का B2B स्टेशनरी मार्केट 6 से 10 बिलियन डॉलर के करीब आंका गया है। यानी इस मार्केट में बिजनेस का स्कोप काफी है। खासकर ऑनलाइन की सहूलियत देने वाले वेंचर्स के लिए यहाँ बढ़िया मौके बन रहे हैं। अपने क्लाइंट्स के सुझाव पर श्रीकांत ने स्टेशनरी मार्केट की बारीकियां समझी और बड़ी स्टेशनरी सप्लाई चेन के साथ पार्टनरशिप में स्टेशनरी बिजनेस में कदम रखा। Almost entire B2B sales currently today is happening in a consultative approach. So if you are purchasing anything for your office, it could be lighting, or it could be furniture, or it could be software, it could be servers, जो भी है बहुत consultative होता है। There is a salesperson who meets the client, explains to them how it works, and demonstrates and customizes the solution to that particular client. And that is primarily the reason that B2B e-commerce hasn't really taken off. लेकिन हमने क्या किया है, we've targeted the simplest segment. Office stationery, IT consumables and housekeeping materials is as straightforward as it can get. So सारे B2B purchases जो होते हैं, वो सारे purchases में the only set of products which you will buy straight off a catalog, where you do not need a consultant to explain to you. B2B ऑफिस सप्लाईज में कामयाबी पाने के लिए फाउंडर्स ने स्टेशनरी और IT कंज्यूमेबल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर अपनी पकड़ जमाने का रास्ता अपनाया। साथ ही क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करने का यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म भी बनाया और इससे क्लाइंट बनाना और रिटेन करना आसान हुआ। The platform is making it very easy for them to purchase these products and to discover new products, pricing, etc. However, as compared to traditional B2C e-commerce companies, the customer acquisition may not be completely online. There is a reasonable amount of real world effort that goes into acquiring customers, but once you get them, it's very easy to get them to buy online, because it really makes their job that much more easy. तेजी से बढ़ते ऑनलाइन मार्केट में ऐसे विकल्पों की तरफ ग्राहकों का ध्यान बटोरना एक बड़ी चुनौती थी, और यहाँ कंपनी टेक्नोलॉजी के सहारे आसान और कस्टमाइज्ड ऑप्शंस की सुविधाएं अपने ग्राहकों के लिए बनाती दिखी। We are also working continuously on several more features like integrating APIs, which will integrate directly to their purchasing software like Ariba or SAP or anything like that. We are looking at ways where we can help them manage their inventory on our own platform if they are interested. So हम लोग बहुत सारे features add कर रहे हैं जिसके through customers can reduce the spend that they have on their day-to-day purchases. कंपनी के स्पेशलाइज्ड स्टोर भी हैं जो क्लाइंट की जरूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट और फैसिलिटी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देते हैं। कंपनी ने फ्लिपकार्ट के लिए फ्लिप्टोमेनिया स्पेशलाइज्ड स्टोर बनाया है, जो फ्लिपकार्ट मर्चेंडाइज फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज को बेचता है। जब भी ये लोग हमारे साइट पे लॉग इन करते हैं, they see only the products that they have a contract with us at these specialized prices at which we have offered to these customers, and we fine tune the checkout process that is aligned to their method. So suppose they give us a rule saying if these 20 people place an order, then accept the order unconditionally if the value of the order is 10,000 rupees. If it goes beyond that, then please ask for a purchase order. So whatever are the business rules that they ask us to configure into the system, we are able to do that. So now this gives them a custom-made store which offers these which they are able to use in an environment that they are already familiar with, so they don't have to change their buying process or any of those kind of things. अब तक कंपनी ने 2 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अगले 1 साल में कंपनी को 3 से 4 मिलियन US$ की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मदद लेने की तैयारी कर रही है। साथ ही दक्षिण भारत के बाद अब विस्तार के लिए मुंबई, दिल्ली में अपने फुलफिलमेंट सेंटर शुरू कर रही है। यही नहीं, 100 करोड़ रेवेन्यू के साथ कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में कदम रखने की तैयारी में भी जुट गई है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। किसी भी स्टार्टअप, छोटे कारोबारी, SME के लिए अपने कारोबार की पहचान बनाना और सही लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक बज़ क्रिएट करना एक बड़ी चुनौती है और इसमें निवेश भी काफी लगता है। लेकिन आजकल मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मीडिया ने यह काम काफी आसान कर दिया है। इस मीडियम के जरिए आप जैसे SMEs और स्टार्टअप्स करोड़ों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। साथ ही ये तरीका बाकी मार्केटिंग टूल्स के मुकाबले सस्ता भी है। तो चलिए आज डिजिटल मार्केटिंग से कामयाबी का रास्ता कैसे ढूंढा जाए, समझ लेते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। आपने देखा होगा कि कई बार हमने कुछ प्रिपेयर किया है कंटेंट जो एक वेबसाइट पे चला गया और वही कंटेंट को हम फिर कहीं और यूज करते हैं, या तो कोई नया चीज आ जाता है वो हम यूज करेंगे। सो किसी को आपने कह दिया फेसबुक पेज क्रिएट कर दो, किसी को कह दिया आपने ब्लॉग बना लो, लेकिन इस सब चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो क्रिएट नहीं होगी। वैल्यू कब क्रिएट होती है? जब आपका जो ब्रांड का कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वो क्लियर होगा अक्रॉस ऑल द स्पेस दैट यू हैव। जैसे कि लिंक्डइन हुआ, वहां पर भी जो आप बातें बोल रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो आपकी ब्रांड की वैल्यूज हैं जो कम्युनिकेट हो रही हैं। सो सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो आप के जो कस्टमर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको सेम मैसेज कंसिस्टेंटली मिलते रहेगा। आप एक मेटाफर यूज कर लीजिए, नॉर्मली एड्स का भी अगर हम देखें तो एक जगह फिक्स होती है जब आपका एड या आपकी कम्युनिकेशन दिखती है आपके यूजर्स को, तो उनको एक आदत हो जाती है कि आपका ये कम्युनिकेशन उनको मिलेगा, तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन हो जाती है उनसे। और इसमें एक और मैं बात बोलना चाहूंगा आपसे, वो है क्या आप उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन से। सिर्फ आप अपना ढंडोरा पीटेंगे कि मैं ये, हम ये, हमारा ब्रांड ये, हमारी कंपनी ये, लेकिन उसको आपने ट्रांसलेट नहीं किया, उनके वैल्यू क्या मिल रहा है उसके ऊपर यूजर को वो आपके कम्युनिकेशन से, तो आप शायद वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे उनके साथ और उनके साथ वो कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कन्विक्शन। कन्विक्शन में एक चीज मैं ये देखूं हमेशा कि आप अगर हमने देखा है कि ब्रांड्स में कन्विक्शन की कमी होती है जब कोई एक्सटर्नल पार्टीज को आपने काम दे दिया। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जिसको हम काम दे देते हैं, लेकिन अगर उनमें जो आप में जो कन्विक्शन है वो उनमें कन्विक्शन होगा नहीं और वो ट्रांसफर कभी होगा भी नहीं, बिकॉज जो आपका बच्चा है वो आप ही को सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा होगा और उसकी नॉलेज और उसका कन्विक्शन उन्हीं के पास होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये काम अंदर ही करने जो डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम हैं, तो जैसे कि आपके फेसबुक पेज में कंसिस्टेंटली अपलोड करना कुछ चीजें, कंसिस्टेंटली कुछ कम्युनिकेशन रखना, तो ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, आप महीने में बीच में सडनली एक दिन कोई नया मैसेज डाल दिए या आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड नहीं रखा लेकिन आप सडनली जाग गए और वहां पर करते हैं, तो ये सारी चैलेंजेस वहां पर आएगी। और दूसरा, उसकी जो कन्विक्शन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी अगर एक्सटर्नल एजेंसी कंटिन्यू करती है। कुछ महीने के बाद ऑब्वियसली आप ये खुद से करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी से ही आप खुद से इंटरनली करना शुरू कीजिए, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आपको ये खुद की टीम से करवाना होगा या आपको करना होगा। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग का इंटेंट जो होता है वो ट्रांसपायर ही नहीं हो पाता है जो रिजल्ट्स में। सो अक्सर हम एंड्स और मीन्स में मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो हमारी वेबसाइट पे या हमसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। सिर्फ वो एंड नहीं है, हमको उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना है और उनसे फाइनली ट्रांसलेट करना है सेल्स में ये चीज को। तो ये करने के लिए क्या आपने क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई है कि मेजरमेंट्स क्या होंगे? सो सिर्फ ब्लॉग लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए फिर आपको उनके फेसबुक के पेज पे क्या चीज उनको वैल्यू करती है वो दिखाने के लिए आप अपना कम्युनिकेशन बनाएंगे। तो ये स्पेसिफिक इंटेंट जो है और आपका जो कंटेंट है ये मैच करेंगे तभी जाके ये काम करेगा, नहीं तो ये कारपेट बॉम्बिंग जो अक्सर लोग बोलते हैं तो एंटीबायोटिक जैसा होगा, आप खा लीजिए एंटीबायोटिक, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हो ही जाएगा उसके वजह से, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको फोकस तरीके से काम करना होगा। तो ध्यान रखें। सो ये 3 पॉइंट थे। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कंसिस्टेंसी, सेकेंड मैंने कहा था कन्विक्शन और तीसरा इंटेंट ट्रांसलेटेड इनटू कंटेंट। सो ये 3 चीज डिजिटल मार्केटिंग में काफी जरूरी है जो आप इसके ऊपर ध्यान दें।
इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।